दशकों तक माना जाता था कि सैन्य क्षेत्र में पैसा सबसे अहम संसाधन था। एक अच्छी तरह से वित्त पोषित सेना को हमेशा उन लोगों पर बढ़त मिलती थी जिनके पास खर्च करने के लिए कम पैसा होता था। जिन देशों के पास ज्यादा पैसा था वे सीमित रक्षा बजट वाले देशों से मजबूत होते थे और महंगे संसाधन सस्ते और सरल विकल्पों पर भारी पड़ते थे। 2022 से यूक्रेन ने इन सभी नियमों को फिर से लिख दिया है। अपने विरोधी की तुलना में कम सेना, कम संसाधन और बहुत कम पैसे के साथ ये युद्ध लड़ने के बावजूद यूक्रेन ने लगातार बाधाओं को धता बताया है। यूक्रेन ने रूस को सोच और चाल दोनों में मात देकर उस युद्ध को, जो जल्दी खत्म हो सकता था, 4 साल से ज्यादा लंबा खींच दिया है और खत्म होने के कोई संकेत नहीं है, जैसा क्रेमलिन ने सोचा था। कीव की सेनाओं ने सिर्फ $500 के साधन से करोड़ों डॉलर के विमान को नष्ट कर सैन्य लागत दक्षता का शानदार उदाहरण दिया। ये एक ऐसा संदेश दे रहा है जो रूस की पूरी युद्ध मशीन की नींव को हिला देने की धमकी देता है जिस पर वो बनी थी। ऐसी कहानी हमने पहले भी सुनी है। यूक्रेन ने दुनिया की सबसे कुशल सैन्य ताकतों में से एक बनाने के लिए आश्चर्यजनक प्रतिष्ठा हासिल की है, जो बार बार अपेक्षाकृत सस्ते उपकरणों का उपयोग करके रूस की उन संपत्तियों को बाधित, नुकसान और नष्ट कर देता है जिनकी कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। यूक्रेन ने बार बार दुश्मन के जहाजों, विमानों, बख्तरबंद वाहनों और बुनियादी ढांचे पर सस्ते ड्रोन से बमबारी की है और यूक्रेन ने यह कारनामा फिर से कर दिखाया है, जिससे रूस के कमांडरों को एक और बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिस पर वे एक बार फिर अपने जख्मों को सहलाते हुए सोचने पर मजबूर हो गए हैं। ये घटना 15 जुलाई की सुबह रूस के बेलगोरोद ओब्लास्ट के वियाजोवो के पास हुई थी। यह हमला यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की 427वीं अलग ब्रिगेड, जिसका कोड नेम रोरोग है, ने अंजाम दिया था, जिसकी पुष्टि यूक्रेन सशस्त्र बलों के मानव रहित प्रणाली बल के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी ने की है, जिन्हें उनके कॉल साइन मजार के नाम से भी जाना जाता है। मजार हाल के वर्षों में यूक्रेन के ड्रोन अभियानों का चेहरा बने हैं और अक्सर देश के अनगिनत यूएवी हमलों की जानकारी सबसे पहले साझा करते हैं। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ठीक ठीक दिखाया गया कि क्या हुआ था। इस क्लिप में रूसी हेलीकॉप्टर खेतों के ऊपर उड़ता है और यूक्रेनी ड्रोन पीछे से उसके करीब आता है। ड्रोन कुछ सेकंड हेलीकॉप्टर के साथ उड़ता है, फिर ऊपर उठकर सीधे उसके प्रोपेलर से टकरा जाता है। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि Mi-28 था, जो भारी भरकम हर मौसम में उड़ने वाला दिन रात टैंक रोधी सैन्य हमला हेलीकॉप्टर है, जिसकी शुरुआत सोवियत संघ में हुई थी। इसका निर्माण पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में हुआ था, लेकिन सैन्य अनुबंधों की प्रतिस्पर्धा और सोवियत संघ के आर्थिक पतन से जुड़ी कई वजहों और देरी के कारण इसे 2009 तक आधिकारिक रूप से सैन्य सेवा में शामिल नहीं किया गया। लेकिन Mi-28 के लंबे विकास काल से धोखा मत खाइए, यह एक बेहद खतरनाक सैन्य हथियार है। यह हेलीकॉप्टर 55 फीट यानी 17 मीटर लंबा है। इसकी ऊंचाई 12.5 फीट या 3.8 मीटर है और इसका विंग स्पैन 16 फीट या 4.88 मीटर है। ये अधिकतम 11,500 किलोग्राम यानी 25,000 पाउंड से ज़्यादा वजन के साथ उड़ान भर सकता है और इसमें अंदरूनी तौर पर 1,720 लीटर या 450 यूएस गैलन ईंधन भरा जा सकता है। साथ ही ड्रॉप टैंकों में 571 लीटर या 151 गैलन अतिरिक्त ईंधन ले जाया जा सकता है। ये 2194 हॉर्स पावर वाले क्लीमोव VK 2500 टर्बोशाफ्ट इंजनों से चलता है और 270 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 170 मील प्रति घंटा की शानदार क्रूज स्पीड तक पहुंच सकता है और ज़रूरत पड़ने पर लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा या 200 मील प्रति घंटा की अधिकतम गति भी हासिल कर सकता है। 435 किलोमीटर यानी 270 मील की रेंज और 2 घंटे की एंड्योरेंस के साथ Mi-28 को खासतौर पर अटैक मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसमें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी सैन्य संसाधन को खतरे में डालने के लिए भरपूर फायर पावर है। इसमें चिन पर लगा NPPU-28 टरेट है, जिसमें
30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक स्पुनो 2A42 ऑटोकैनन लगी है जो प्रति मिनट 200 से 800 राउंड तक फायर कर सकती है। जमीन पर चलने वाले वाहनों के लिए इसकी प्रभावी रेंज 1500 मीटर यानी 4900 फीट है और हवा में उड़ने वाले लक्ष्यों के लिए 2500 मीटर यानी 8200 फीट है। ये तोप आर्मर पियर्सिंग, डिस्कार्डिंग सेबोट्स और हाई एक्सप्लोजिव इंसेंडरी सहित कई राउंड फायर कर सकती है। इसके अलावा मी 28 में 16 तक सुपरसोनिक अटैकर एटैकम्स मिसाइलें लगी होती हैं। इन मिसाइलों में कई तरह के वारहेड्स होते हैं जिनमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक विकल्प, थर्मोबारिक वेरिएंट्स और एक्सपेंडिंग रॉड वारहेड्स शामिल हैं। इन विकल्पों की मदद से मी 28 मुख्य युद्धक टैंकों जिनमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगी हो से लेकर पैदल सेना, इमारतें, बंकर और दूसरे हेलीकॉप्टरों तक सबको निशाना बना सकता है। मी 28 को एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइलें और एरियल बम जैसे कई अतिरिक्त हथियारों से लैस किया जा सकता है जिससे यह रूसी वायुसेना के सबसे लचीले संसाधनों में से एक बनता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस हेलीकॉप्टर का लगातार इस्तेमाल किया है। संघर्ष के शुरुआती दौर में 2023 में फ्रंट लाइन पर Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टरों की तैनाती की कई रिपोर्टें आई जिन्हें यूक्रेन के बढ़ते बख्तरबंद वाहनों से निपटने के लिए नई एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया गया था। मी-28 ने Ka-52 जैसे अन्य मॉडलों के साथ मिलकर यूक्रेन के टैंकों, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और ठिकानों को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने में अपनी दक्षता साबित की है। रिपोर्ट है कि रूसी बल इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ड्रोन हंटर के रूप में कर रहे हैं और कुछ इकाइयों को यूक्रेनी टोही और वन वे अटैक ड्रोन का पीछा करते और उन्हें मार गिराते देखा गया। हालांकि इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। संक्षेप में Mi-28 आज दुनिया के शीर्ष अटैक हेलीकॉप्टरों में शामिल है। ये सभी क्रेमलिन की सेनाओं के लिए कीमती है। भले ही ये ड्रोन और मिसाइलों जितने चर्चित ना हो, लेकिन संघर्ष में इनकी अहम भूमिका रही है। और यही वजह है कि जब भी यूक्रेन इनमें से किसी एक विमान को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने में सफल होता है तो यह बहुत बड़ी बात होती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ग्रुप ओरिक्स के अनुसार यूक्रेनी सेनाओं ने अब तक युद्ध के दौरान कम से कम 20 बार यह कारनामा किया है। 20 Mi-28 हेलीकॉप्टरों के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि हुई है। हालांकि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की संभावना है क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जहां रूसी संपत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती है लेकिन उनके विनाश की पुष्टि के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल पाता। इस मामले में वीडियो सबूत साफ दिखता है जहां ड्रोन लक्ष्य की ओर बढ़ता है, हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर से कुछ मिलीमीटर दूर पहुंचता है और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यूक्रेन द्वारा असल में इस्तेमाल किए गए ड्रोन का प्रकार है। समाचार रिपोर्टों और यूक्रेनी ड्रोन निर्माता स्काईफॉल की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित ड्रोन स्काईफॉल की अपनी श्राइक 10 FPV यूनिट्स में से एक था। श्राइक 10 एक सस्ता, प्रभावी टैक्टिकल स्ट्राइक ड्रोन है जिसमें 10 इंच का फ्रेम है और ये 6.6 पाउंड करीब 3 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। यह व्यापक श्राइक ड्रोन परिवार का हिस्सा है जिसके ड्रोन अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ड्रोन में गिने गए हैं। इनकी उड़ान रेंज 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील तक है और अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। 75 मील प्रति घंटा, अधिकतम ऊंचाई लगभग 800 मीटर यानी 2600 फीट और कुल उड़ान समय 15 मिनट तक है। लेकिन बिना किसी शक के श्राइक 10 का सबसे प्रभावशाली पहलू इसकी कीमत है। इन ड्रोनों की कीमत लगभग $500 प्रति यूनिट है। निर्माता के अनुसार कुछ मामलों में इन्हें $400 में भी बनाया जा सकता है। श्राइक की कम लागत के कारण यूक्रेन आसानी से हजारों ड्रोन बना और तैनात कर सकता है बिना ज्यादा खर्च की चिंता के। और जैसा कि ये कहानी दिखाती है, ये ड्रोन सस्ते जरूर है लेकिन ये कहीं ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा कीमती लक्ष्यों को भी आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए Mi-28 की कीमत प्रति यूनिट लगभग 15 से 19 मिलियन डॉलर के बीच आंकी जाती है। $500 का ड्रोन 19 मिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ता है। लागत के हिसाब से ये सबसे बेहतर है। हैरानी की बात है, ऐसा पहले भी हो चुका है।
लगभग यही स्थिति सितंबर 2025 में भी देखने को मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन पायलटों ने साधारण FPV ड्रोन से रूसी हेलीकॉप्टर पर हमला कर उसे नष्ट किया। फिर से ये मानव रहित प्रणाली बलों के कमांडर माजियार थे, जिन्होंने ऑनलाइन ये खबर साझा की, टेलीग्राम पर लिखते हुए। मानव रहित सिस्टम फोर्सेज की 59वीं ब्रिगेड के पायलटों ने Mi-8 हेलीकॉप्टर को FPV ड्रोन से नष्ट किया। माजियार ने एक 30 सेकंड का वीडियो साझा किया, जिसमें दिखता है कि ड्रोन विमान से टकराता है, विस्फोट होता है और हेलीकॉप्टर आग में घिरकर धुएं में क्रैश लैंड करता है। बाद में पता चला कि विमान असल में Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था, Mi-28 नहीं, लेकिन इसकी कीमत फिर भी $10 मिलियन से ज्यादा थी। और एक बार फिर यूक्रेन के ड्रोन दलों ने इस परिणाम को हासिल करने के लिए $500 के FPV ड्रोन पर भरोसा किया, जिसकी बाद में श्राइक 10 के रूप में पुष्टि हुई। इसका यूक्रेन और रूस पर असर समझने से पहले मिलिट्री शो आपको पूरी जानकारी देता है, सिर्फ सुर्खियां नहीं। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। ये कहानी सिर्फ एक ड्रोन और हेलीकॉप्टर की नहीं, बल्कि पूरे युद्ध का सूक्ष्म रूप है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये संघर्ष क्या बन चुका है और दोनों पक्षों की रणनीतियों और सिद्धांतों के बीच मौजूद गहरे विभाजन को दर्शाता है। सालों तक, बल्कि दशकों तक रूस की सेना खर्च को लेकर जुनूनी रही है। सोवियत संघ के दिनों से लेकर 21वीं सदी में व्लादिमीर पुतिन के शासन तक देश ने लगातार दुनिया की अग्रणी नवाचारों पर अत्यधिक धन खर्च करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सैन्य प्रदर्शनियों और रेड स्क्वायर परेड में पुतिन की सेना ने बार बार अपने नवीनतम कई मिलियन डॉलर की परियोजनाएं दिखाए हैं, जिनमें मुख्य युद्धक टैंक और ऐसी मिसाइलें जो पहले आई मिसाइलों से ज्यादा तेज और ज्यादा दूर तक उड़ सकती हैं शामिल हैं। रूस ने इसी तरीके से पीढ़ियों से अपनी शक्ति दिखाई है। इसने लगभग पृथ्वी के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक खर्च किया है और बड़े बड़े हथियार बनाए हैं ताकि वे लोग डर जाएं जो इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सालों तक यह रणनीति सफल रही। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी क्रेमलिन को नाराज करने और रूसी युद्ध मशीन के गुस्से से डरती थी। और जब पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रमण करने का आदेश दिया, तो पूरी दुनिया ने स्वाभाविक रूप से यही उम्मीद की थी कि रूस की सेना पूरे देश में तबाही मचा देगी और कीव जो भी प्रतिरोध कर पाएगा उसे कुचल देगी। बिल्कुल जैसा कि अब हम जानते हैं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन ने अलग रणनीति अपनाई। इसने सबसे बड़े टैंकों और सबसे बेहतरीन मिसाइलों पर निर्भर नहीं किया। पश्चिमी मदद के बावजूद उसके पास रूस के बढ़ते सैन्य बजट की बराबरी के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए उसे सस्ते रक्षा उपाय ढूंढने पड़े। उसे ऐसा कुछ करना था जो असंभव सा लगता था, दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति को अपने बजट के एक छोटे से हिस्से में ही निष्प्रभावी करना और उसका मुकाबला करना। उसे समझना था कि $10 लाख की मिसाइलों को $10,000 की एयर डिफेंस से कैसे रोका जाए। बिना बड़े इंटरसेप्टर भंडार के ही विशाल ड्रोन झुंडों को रोकना था। साधारण बारूदी सुरंगों और एंटी टैंक रॉकेटों से बड़े पैमाने पर मैकेनाइज्ड असॉल्ट ग्रुप्स को खत्म करना था। अधिकांश देशों के लिए यह चुनौती बड़ी होती। कई देश पहले ही बाधा पर गिर जाते, रूसी सेना की लगातार बढ़त को रोकने में असफल रहते, लेकिन यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन ने असंभव पर विश्वास करने की हिम्मत दिखाई और अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत से इसे संभव बना दिया। अब उसे इसका फल मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में Mi-28 हेलीकॉप्टर पर हुआ हमला ऐसे सैकड़ों उदाहरणों में एक है। हर हफ्ते प्रेस रिपोर्ट्स आती है कि यूक्रेनी ड्रोन अब बड़े और महंगे रूसी संसाधनों को तबाह कर रहे हैं। हमेशा $500 के UAV $90 मिलियन के एयरक्राफ्ट नहीं गिराते। कभी कभी $5,000 के ड्रोन $1 मिलियन के रडार भी नष्ट कर देते हैं, या $25,000 के बाबी यागा बॉम्बर ड्रोन दर्जन भर दुश्मन सैनिकों की जान ले लेते हैं, या दर्जनों ड्रोन के झुंड रूसी तेल रिफाइनरियों को उड़ा देते हैं, जिससे क्रेमलिन को बेहिसाब आर्थिक नुकसान होता है। संख्या बदलती है, पर लगभग हमेशा यूक्रेन के पक्ष में रहती है। 15 जुलाई को माजार ने टेलीग्राम पर बताया कि यूक्रेनी ड्रोन इकाइयों ने अजोव सागर में जा रहे कम से कम 20 रूसी जहाज़ों पर हमला किया। बताया गया कि ये जहाज रूसी शैडो फ्लीट के थे,
जिनका इस्तेमाल मॉस्को वित्तीय प्रतिबंधों से बचकर दुनिया भर में तेल व संसाधन निर्यात करने में करता है। इसमें 17 ऑयल टैंकर, 2 LNG टैंकर और 1 टग बोट थे। माजार ने FPV ड्रोन के हमलों का वीडियो सबूत साझा किया, जिसमें लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्लिप्स थीं। उन्होंने नहीं बताया कि कौन से ड्रोन इस्तेमाल हुए। यूक्रेन के पास इतना विविध शस्त्रागार है कि हमलों में किस यूनिट का इस्तेमाल हुआ पता लगाना मुश्किल है। लेकिन कई ड्रोन बनाना सिर्फ कुछ हजार में ही संभव है, या कुछ मामलों में इससे भी कम में, और इन्हें लगातार ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी कीमत कहीं ज्यादा है। जितने ज्यादा ये हमले होते हैं, रूस के लिए समीकरण उतना ही खराब होता जाता है, क्योंकि यूक्रेन साधारण और सस्ते उपकरणों का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर का कुल नुकसान पहुंचा रहा है। क्रेमलिन के लिए यह टिकाऊ नहीं है, यही असल मुद्दा है। पिछले 1 साल में यूक्रेन ने साफ तौर पर समझ लिया है कि यह युद्ध मोर्चे पर जीतना संभव नहीं है। ये युद्ध रूस से सीधी टक्कर और ज्यादा सैनिक व टैंक खत्म करने की कोशिश से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि क्रेमलिन के पास हमेशा ज्यादा जनशक्ति और संसाधन होते हैं जो नष्ट किए गए टैंकों और मारे गए सैनिकों की जगह ले सकते हैं। इसके बजाय ये युद्ध आर्थिक मोर्चे पर जीता या हारा जाएगा। अगर यूक्रेन इस संघर्ष को रूस के लिए जितना संभव हो उतना महंगा बना सकता है, तो अंततः क्रेमलिन के पास अपनी सेनाएं वापस बुलाने और शांति समझौते के लिए बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और इसका सबसे किफायती तरीका महंगी मिसाइल या बख्तरबंद वाहन नहीं, बल्कि ड्रोन है। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अभी अगले 12 महीनों में यूक्रेन की ड्रोन उत्पादन क्षमता को दोगुना करने के अपने इरादे की घोषणा की है। हाल ही में कीव में यूक्रेनी राज्यत्व दिवस के जश्न के दौरान जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि यहाँ तक कि वे खुद भी यह देखकर हैरान हैं कि उनके देश के रक्षा क्षेत्र ने कितनी तेजी से उत्पादन बढ़ाने में सफलता पाई है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार हर साल 10 लाख ड्रोन बनाने की राज्य योजना सार्वजनिक की थी, तो यूक्रेन और विदेश में काफी संदेह था। अब हम कह सकते हैं कि हम हर साल 1 करोड़ ड्रोन बना रहे हैं, 1 करोड़, और ये संख्या 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये आंकड़ा उप रक्षा मंत्री श्री स्लाव बानिक ने भी नाटो संसदीय सभा में बताया कि यूक्रेन का रक्षा उद्योग हर साल 2 करोड़ ड्रोन बना सकता है, अगर उसे पश्चिमी सहयोगियों से पर्याप्त फंडिंग और समर्थन मिले। बानिक ने कहा कि रक्षा क्षेत्र लंबी दूरी की स्ट्राइक और वायु रक्षा के लिए हजारों मिसाइलें बना सकता है। उन्होंने सहयोगियों से देश में निवेश जारी रखने का आग्रह भी किया, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सके। कई देशों ने इस आह्वान पर ध्यान दिया। जर्मनी ने हाल ही में 90 मिलियन यूरो, 103 मिलियन डॉलर का फंड पैकेज घोषित किया है, जिससे यूक्रेन को स्काईफॉल स्ट्राइक ड्रोन हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसने सितंबर 2025 में Mi-8 हेलीकॉप्टर और हाल ही में Mi-28 को गिराया था। इस पैकेज में इन 50,000 FPV कॉम्बैट ड्रोन की लागत शामिल है। UAV की असली सेना तैयार है और रूसी ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। इनमें हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन, तोपें, किलेबंदी और दुश्मन सैनिकों को खत्म करने की क्षमता है। हमले की अच्छी खबर यही खत्म नहीं होती। इस साल मार्च में स्काईफॉल ने तब सुर्खियां बटोरी जब उसके श्राइक 10 फाइबर ने अमेरिकी सेना की ड्रोन डोमिनेंस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, जिसमें उसने 100 में से लगभग परफेक्ट 99.3 अंक प्राप्त किए। यह परीक्षण फोर्ट बेनिंग, जॉर्जिया में हुआ, जहां अमेरिकी सेना ने हर सिस्टम की गुणवत्ता और प्रदर्शन का युद्ध जैसी परिस्थितियों में आकलन किया। तो श्राइक न सिर्फ बेहद किफ़ायती है, बल्कि आज के बेहतरीन ऑलराउंड मिलिट्री ड्रोन में से एक है जिसे अमेरिकी सेना ने मंजूरी दी है। ये तो उस चीज़ का एक हिस्सा है जो जल्दी ही दुनिया की बेहतरीन ड्रोन सेना बन गई। एक ऐसी सेना जिसमें लियोची लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन, वाइल्ड हॉर्नेट स्टिंग इंटरसेप्टर, बाबी यागा बॉम्बर्स और फायर पॉइंट FP1 जैसे नवाचार है। यहाँ तक कि समुद्री लक्ष्यों पर हमले के लिए बिना चालक के सतही ड्रोन मगैरा V5 और V7 भी हैं। ये आकार, गति, डिज़ाइन और क्षमताओं में बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन सभी बहुत कम लागत में बहुत अधिक मूल्य देने की क्षमता रखते हैं। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इन ड्रोन की कम कीमत ही
यूक्रेन को इन्हें इतनी आसानी से बनाने की अनुमति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि हर सफल हमला कहीं अधिक मूल्यवान हो जाता है। और सिर्फ हवा और पानी में ही नहीं, यूक्रेन मानव रहित साधनों का इस्तेमाल क्रेमलिन के लिए अराजकता फैलाने के लिए कर रहा है। इस वीडियो में देखें कैसे कीव की जमीनी रोबोट सेना फ्रंटलाइन के मारक क्षेत्रों में तबाही मचा रही है, या फिर ये वीडियो देखें कि कैसे यूक्रेनी रक्षा बल अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके एज़ोव सागर और उससे आगे एक के बाद एक रूसी जहाज को डुबो रहे हैं ताकि क्रीमिया प्रायद्वीप को अलग थलग करने और अंततः आज़ाद कराने के अपने मिशन को पूरा कर सके। और भी शानदार सैन्य समाचार और विश्लेषण के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।